दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे माइनर के बारे में कि माइनर के पास कैपेसिटी होता है सू करने का और माइनर को कैसे सू किया जा सकता है। ये दो कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि माइनर का कैपेसिटी सू करने का। तो माइनर को कैपेसिटी होता है सू करने का। जैसे एडल्ट पर्सन सू कर सकते हैं वैसे ही माइनर भी सू कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि माइनर अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सू कर सकता है। तो आइए अब समझते हैं प्री नेटल इंजरीज, मतलब बर्थ से पहले का इंजरी। अगर कोई माइनर है, कोई चाइल्ड है, वो अपने मदर के वूम्ब में है और तब जाके उसे कुछ इंजरी सस्टेन होता है, तो कैसे वो सू करता है। तो केस लॉ के हिसाब से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहला केस है 1891 का। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इसमें जो भी हम लोग को लैंडमार्क जजमेंट्स मिलेंगे वो सारे पुराने पुराने में रहते हैं। लगभग जो भी आप केसेस देखेंगे वो सारे पुराने होते हैं, नए केसेस बहुत कम आते हैं। तो ये 1891 का केस है, वॉकर वर्सेस जीएन रेलवे कंपनी ऑफ आयरलैंड। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ये केस जो है ये आयरलैंड का केस है। इसमें एक चाइल्ड पैदा होता है, बॉर्न होता है, जो कि डिफॉर्म्ड होता है, क्रिपल्ड होता है, अपंग होता है, कुछ डिफॉर्मिटीज़ होते हैं। और वो डिफॉर्मिटीज़ का रीज़न होता है कि जब वो अपनी मदर के वूम में रहता है तो वो मदर कुछ इंजरी सस्टेन करती है डिपेंडेंट के रेलवे के नेग्लिजेंस की वजह से। तो यहाँ पर हेल्ड ये होता है कि डिपेंडेंट लायबल नहीं है। दो रीज़न दिया गया। पहला रीज़न ये दिया गया कि जो बच्चा है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में डिपेंडेंट को पता नहीं था। तो डिपेंडेंट का लाइबिलिटी, डिपेंडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाइल्ड है, चाइल्ड यहाँ पे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के टूवर्ड्स नहीं है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं मालूम है। और दूसरा रीज़न ये दिया गया कि द मेडिकल एविडेंस टू प्रूव द प्लेंटिफ्स क्लेम वॉज वेरी अनसर्टेन। दूसरा केस देखते हैं 1933 का। पहले वाला केस था 1891 का, अब थोड़ा रिसेंट केस है 1933 का। इसमें है मॉन्ट्रियल ट्रैमवेज वर्सेस लेविले, LEVEILLE, लेविले। इसमें ये कनाडा का केस है। सुप्रीम कोर्ट कनाडा का एक्शन अलाउ कर देता है। चाइल्ड रहता है, प्लेंटिफ रहता है, प्लेंटिफ सू करता है, चाइल्ड सू करता है। वो चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो वो क्लब फीट रहता है, थोड़ा सा डिफॉर्मिटीज उसमें रहता है। तो यहाँ पे इस केस में जो कनाडा का सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन अलाउ कर देता है। देखिए आप कुछ केसेस में देखेंगे कि एक्शन अलाउड होता है, कुछ केसेस में एक्शन अलाउड नहीं होता है। तो उसका हर केस का सिचुएशन देखिए। जो पहला वाला केस में लाइबल डिपेंडेंट नहीं होता है वो 1891 का था। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बदलाव आए, डेवलपमेंट आए, फिर 1933 थोड़ा सा गैप हो रहा है। तो 1933 में अलाउ कर दिया गया, डेवलपमेंट हुआ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। तो सारे अलग अलग जितने भी केसेस रहते हैं वो सारे के जो भी डिसीजन आते हैं, जजमेंट होते हैं, वो सबके अलग अलग सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होता है। उसी के आधार पे डिसीजंस भी बदल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिसीजन कुछ दिया गया लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसे ओवररूल कर दिया जाता है। बहुत सारे सिचुएशन आते हैं। तो इंग्लैंड में इसी के रिगार्डिंग, जो चाइल्ड बॉर्न होता है, इसी के रिगार्डिंग एक एक्ट पास किया गया 1976 में, कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज सिविल लाइबिलिटी एक्ट 1976। कॉन्जेनिटल मतलब होता है जन्मजात, पैदाइश, मतलब कैसा होता है पैदाइश के वक्त, जन्म के वक्त में। इस एक्ट के थ्रू हम लोग 6 प्रोविजंस देखेंगे, 6 प्रोविज़न इस एक्ट का। तो इस एक्ट के में कुछ जो पहला प्रोविज़न है ये है कि चाइल्ड के द्वारा एक्शन अलाउड कर दिया जाएगा अगर चाइल्ड बॉर्न होता है, डिसेबल्ड बॉर्न होता है, लेकिन वो अलाइव हो रहा है। दूसरा सिचुएशन ये है कि वो अलाइव तो हो रहा है लेकिन कम से कम 48 घंटा 48 आवर्स उसको जीवित रहना पड़ेगा। तीसरा है कि पेरेंट्स का नेग्लिजेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एज रेफरेंस प्लीड किया जा सकता है। चौथा, चाइल्ड के टुवर्ड्स जो लाइबिलिटी है उसे एक्सक्लूड या रिस्ट्रिक्ट कुछ हद तक किया जा सकता है पेरेंट्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो। पांचवी बात ये है कि
सपोज़ कीजिए जो चाइल्ड है वो अभी मदर के वोम में है ही नहीं, मतलब मदर अभी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है, और फिर मदर जो है वो कुछ सस्टेन करती है इंजरी, और ऐसा सस्टेन करती है कि अगर चाइल्ड वो बॉर्न करती है फ्यूचर में तो चाइल्ड में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो यहाँ पे भी चाइल्ड को एक्शन मिल जाता है कि वो एक्शन कर सकता है। और छठा ये है कि चाइल्ड को अपने मदर के अगेंस्ट भी एक्शन लेने के लिए अलाउंस मिलता है अगर मदर नेग्लिजेंट होती है तब। अगर मान लीजिए नेग्लिजेंस रैश ड्राइविंग करती है और फिर जाके कुछ एक्सीडेंट ऑकर होता है और बच्चे को नुकसान होता है, बच्चा डिसेबल रहता है, तो बच्चे को मिल जाएगा एक्शन अपने मदर के अगेंस्ट। ये तो था हमारा चाइल्ड का कैपेसिटी सू करने का, मतलब चाइल्ड है वो सू अगले को कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या चाइल्ड को सू किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सू किया जा सकता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो चाइल्ड होता है माइनर होता है, माइनर मतलब होता है 18 साल से 18 साल से कम वाला जो भी इंसान है वो माइनर कहलाता है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो माइनर होते हैं उसे सू नहीं किया सकता है, क्योंकि जो माइनर होता है उनका जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। तो जो भी एग्रीमेंट किया वो वॉइड एब इनिशियो हुआ तो सू करने की बात नहीं आती है। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में कोई बच्चा है 7 साल से कम उसकी एज है, 7 साल से कम एज है तो वो कोई भी क्राइम कर ले, कोई भी ऑफेंस कमिट कर ले, कितना भी हीनियस हो वो लायबल नहीं होगा। रीजन डोली इनकेपेक्स, मतलब उसे सोचने की क्षमता नहीं है कि वो एक्ट क्या कर रहा है। ये आईपीसी का सेक्शन 82 में है। और दूसरा है सेक्शन 83, सेक्शन 83 में है आईपीसी के, एज है 7 से 12 साल। 7 से 12 साल का बच्चा कोई भी क्राइम करता है, कोई भी ऑफेंस करता है तो वो लायबल तभी होगा जब ये प्रूफ कर दिया जाता है कि उसके पास सफिशिएंट थिंक करने की कैपेसिटी थी। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसके पास उतना मैच्योरिटी था कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उसकी उसे समझ थी, तो वो लायबल होगा। ये आईपीसी का सेक्शन 83, ये क्रिमिनल लॉ की बात है। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, माइनर हो, कुछ कोई भी हो, सब लायबल होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। यहाँ तक कि कोई बच्चा है 7 साल से कम वाला भी एज है का तो वो लायबल होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, बशर्ते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे। एक्सेप्शन ये है कि ऐसा टॉर्ट्स जहाँ पे मेंटल एलिमेंट की बात आती है वहाँ पे वो बच्चा लायबल नहीं होगा, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिसीट, कॉन्स्पिरेसी, ये सारे ऐसे टॉर्ट्स हैं जहाँ पे मेंटल एलिमेंट का होना ज़रूरी होता है कि गिल्टी माइंड का होना। बाकी इनके अलावा जो भी बाकी अदर टॉर्ट्स होते हैं वहाँ पे चाइल्ड लायबल हो सकता है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन अराइज होता है कि कोई एक्ट चाइल्ड ने किया और वो लॉ ऑफ टॉर्ट में भी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का दो क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि कैन अ माइनर बी सूड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स ऑल्दो परमिटिंग सच एन एक्ट मे मीन इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ अ वर्ड एग्रीमेंट। क्या किसी बच्चे को लॉ ऑफ टॉर्ट में भी, मान लीजिए कोई माइनर है वो कुछ ऐसा क्राइम किया है जो लॉ ऑफ टॉर्ट में भी है, लॉ ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी है, तो क्या लॉ ऑफ टॉर्ट में उसे सू नहीं किया गया लेकिन लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में उसे सू नहीं किया गया, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में सू किया जाता है और सू किया जाता है, तो क्या ये ऐसा नहीं होगा कि इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? पहली बात थी ये। दूसरी बात, क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सू नहीं किया जाता है तो क्या उसे टॉर्ट में भी इसलिए केवल सू नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर सू किया जाता है तो इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट आता है? दोनों हल्का फुल्का सेम ही बात है लेकिन दो अलग अलग सवाल हैं। कुछ केस लॉ देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 1665 का केस है जॉनसन वर्सेस पाई, BYE पाई, 1665 जॉनसन वर्सेस पाई। इस केस में एक माइनर रहता है, वो अपना एज को मिसरिप्रेजेंट करके कुछ पैसे ले लेते हैं लोन पे, पैसे लेता है 300 पाउंड। तो यहाँ पे हेल्ड ये हुआ कि उस बच्चे से वापस लोन का रिकवरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर लोन का रिकवरी किया जाएगा
डिसीट के थ्रू, तो वो तो टॉर्ट होगा, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। दूसरा केस 1939 का मैन बाय वर्सेस स्कॉट। इस केस में एक माइनर होता है, क्रेडिट पे उधार पे कुछ गुड्स लेता है। तो यहाँ पे हेल्ड ये हुआ कि उस बच्चे से उस गुड्स का रिपेमेंट नहीं किया जा सकता है। रीज़न वही था कि रिपेमेंट कराया जाएगा तो इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा केस 1799 का जेनिंग्स वर्सेस रुंडेल, RUNDALL, रुंडेल। इस केस में एक इन्फेंट रहता है, एक मेयर यानी घोड़ी को हायर करता है राइड करने के लिए, लेकिन वो हायर कर लेता है, लेकिन वो ओवर राइड करता है, बहुत राइड करता है, इतना राइड करता है कि घोड़ी मर जाती है। यहाँ पे हेल्ड ये होता है, द एक्शन वॉज इन सब्सटेंस फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कुड नॉट बी अलाउड टू एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस इन टॉर्ट। हेल्ड ये हुआ कि जो माइनर है वो लायबल नहीं होगा। रीजन क्या दिया गया, हेल्ड दैट द माइनर वॉज नॉट लायबल as the action was in substance for a breach of contract and it could not be allowed and it could not be altered to an action for negligence in tort। बात वही था कि अगर टॉर्ट में उसको सू किया जाएगा तो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट होगा ही। अगला केस है वो थोड़ा सा अलग केस है, ये भी घोड़ाई वाला केस है, बर्नार्ड वर्सेस हैगिस, BURNARD, बर्नार्ड वर्सेस HAGGIS हैगिस, 1863 का केस है। इस केस में जो बर्नार्ड होता है वो एक माइनर रहता है और वो हैगिस से एक मेयर हायर करता है, एक घोड़ी हायर करता है, और वो हैगिस जो रहता है वो एक्सप्रेस कंडीशन पे देता है कि उसे बस तुम नॉर्मली जैसे भी जो चलाया जाता है घोड़ी को जो राइड किया जाता है बस नॉर्मली करेगा वो माइनर, और उसे कुदाएगा फनाएगा या भगाएगा नहीं, नॉर्मली एकदम ले जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करता है, जो माइनर रहता है उस घोड़ी को अपने फ्रेंड को दे देता है और उसका फ्रेंड क्या करता है, बेतरतीब तरीके से राइड करता है और वो घोड़ी मर जाती है, घोड़ी को मार डालता है बेतरतीब तरीका से। यहाँ पे हेल्ड होता है कि चाइल्ड लायबल है। चाइल्ड लायबल इसलिए है, किस लिए है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं है बल्कि नेग्लिजेंस के लिए लायबल है, और नेग्लिजेंस लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर में आता है, नेग्लिजेंस के लिए लायबल है। अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि the exemption of a minor from liability for a tort merely on the ground that it would amount to indirect enforcement of the contract is without justification। देखिए, बच्चा ने जो माइनर है वो कुछ ऑफेंस किया जो कि टॉर्ट में भी है और कॉन्ट्रैक्ट में भी है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में तो उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं ठहराया गया, तो क्या लॉ ऑफ टॉर्ट में भी उसे इसलिए लायबल नहीं किया गया है क्योंकि अगर लॉ ऑफ टॉर्ट में उसे लायबल कर दिया जाएगा तो इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या ये जस्टिफाइड लगता है? ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन बात फिर क्यों होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में उसे नहीं किया जा सकता है, सू नहीं किया जा सकता है, लायबल नहीं ठहराया जा सकता है? ये बात इसलिए क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट जितना तक उसका इंटरेस्ट जो माइनर है उसका इंटरेस्ट बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, उतना तक वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड है वो उसका गलत यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है इस प्रोविज़न का, तो वहाँ पे वो चाइल्ड लायबल हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। टॉपिक ये है कि लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रंस एक्ट। चिल्ड्रन ने माइनर ने कोई टॉर्ट किया तो उसका पेरेंट का कितना हद तक लायबिलिटी होगा। जनरली पेरेंट का कोई भी लायबिलिटी नहीं होता है अगर कोई चाइल्ड टॉर्ट कमिट करता है तो, लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर वो जो माइनर है वो अपने पेरेंट का क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का अगर रिलेशनशिप है, एजेंट वो है अगर अपने फादर का या मदर का, अपने पेरेंट का अगर वो एजेंट है तो वहाँ पे वाइकेरियसली लायबल फादर होगा इन द कैपेसिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट या प्रिंसिपल एंड एजेंट इस सिचुएशन में। और दूसरा है कि फादर जो है, जो पेरेंट है, वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर देता है अपने ये जो माइनर चाइल्ड है उसके जो भी टॉर्ट करता है, जो भी एक्शन करता है उसको नज़रअंदाज कर देता है, तो यहाँ पे फादर लायबल होगा। जैसे एक केस देखते हैं 1916 1916 का केस है, बेबी वर्सेस सेल्स, BEBEE, बेबी वर्सेस सेल्स। इस केस में जो फादर रहता है वो अपने बच्चे को एक एयरगन देता है और बहुत सारे कंप्लेन आते हैं उसके फादर को कि जो बच्चा है वो एयरगन लिया हुआ है
और इधर उधर लोगों को डरा रहा है या इंजरी भी कर रहा है, लेकिन उसका बाप, वो जो फादर रहता है, कोई भी ध्यान नहीं देता है, नेग्लिजेंट वो रहता है। और एक बार क्या होता है, प्लेंटिफ को इंजर कर देता है वो माइनर, तो यहाँ पे हेल्ड हुआ कि फादर फादर लायबल होगा। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।